तो दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत देहाती लड़की थी जिसकी एक दिन बहुत ही धूमधाम से दिल्ली वाले लड़के के साथ शादी हो जाती है। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो जो लड़का था वह उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चला जाता है। उसके बाद वह लगातार दिल्ली में 3 वर्षों तक उसके साथ रह जाती है, जिसके चलते दोस्तों उसकी चाल ढाल बदल जाता है और वह दिल्ली के रंग में रंग जाती है। तो फिर दोस्तों एक दिन वह जीन्स पैंट पहनकर अपने पति के साथ अचानक से मायके चली आती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती है। फिर जो लड़की थी वह अपने माँ को अपनी परिचय देती है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वह उसे सलवार कुर्ता में देखी थी, लेकिन वह अचानक से जीन्स पैंट पहनकर उसके सामने आ जाती है तो वह पहचान नहीं पाती है। फिर उसके बाद जो लड़की थी वह अपने माँ को ही अपना परिचय देती है, तब जाकर उसकी माँ उसे पहचानती है। उसके बाद दोस्तों वह लड़की अपने माँ के साथ ही घर पर रहने लगती है। फिर इसी प्रकार से जब उसे कुछ दिन अपने माँ के साथ रहते हुए बीत जाते हैं तो एक दिन जो उसकी माँ थी उसका भी जीन्स पैंट पहनने का मन कर देता है। तो दोस्तों एक दिन जब वह लड़की किसी काम से घर से बाहर चली जाती है तो उसकी माँ जीन्स पैंट पहनकर लेट जाती है। उसी दरमियान जो उसका दामाद था वह उसे अपना पत्नी समझकर उसके साथ कार्यक्रम करने लगता है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सलाम नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा का पिता नहीं था, वो अपने माँ के साथ घर पर रहती थी। जो रेशमा की माँ थी उसकी नाम कविता था। कविता भी बेहद ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र 40-45 साल के करीब था और जो रेशमा थी उसकी उम्र 22-23 साल के करीब था। और अब रेशमा शादी करने के लायक हो चुकी थी, क्योंकि जो रेशमा की माँ कविता थी वो बहुत ही गरीब थी। उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी रेशमा की शादी धूमधाम से कर सके। कविता घर पर ही 2-4 भेड़ बकरियां पाल रखी थी, उन्हीं का भर दिन सेवा करती थी और सुबह शाम खेत में ले जाकर चराती थी और उन्हीं भेड़ बकरियों को बेचकर जो कुछ भी कमाती थी उसी से अपना घर का खर्चा चलाती थी। और जो रेशमा थी वह उतना पढ़ी लिखी नहीं थी। गांव का ही एक सरकारी स्कूल में महज 5वीं-6ठी क्लास तक वह पढ़ाई की थी, जिसके बाद से वह घर पर बैठ चुकी थी और अपने माँ के कामकाज में हाथ बटा रही थी। और अब रेशमा की उम्र शादी के उम्र से कहीं ज्यादा हो रहा था, जिसके चलते उसकी माँ कविता को उसकी शादी को लेकर काफी चिंता भी सताने लगा था। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो रेशमा की माँ कविता थी उसे किसी ने एक लड़के के बारे में बताता है। जो लड़का था वह दिल्ली का रहने वाला था, वह दिल्ली में ही कमाता खाता था और उसका मकान भी दिल्ली में ही था और वह अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहता था। फिर दोस्तों उसके बाद जब रेशमा की माँ कविता को उस दिल्ली वाले लड़के के बारे में पता चलता है तो जो व्यक्ति उस लड़के के बारे में कविता को बताया था वह उसके घर जाती है। और दोस्तों जब उसके घर जाती है तो वह व्यक्ति कविता को बताता है कि देखो जो लड़का है बहुत ही अच्छा है और वह दिल्ली के ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसका सैलरी भी अच्छा खासा है। यदि तुम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करोगी तो वह तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। उसके पास दिल्ली में अपना मकान है और वह अपने माता पिता के साथ उसी मकान में रहता है। घर में किसी चीज़ का कमी नहीं है, बहुत ही पैसे वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जब कविता उस दिल्ली वाले लड़के के बारे में इतना बात सुनती है तो दोस्तों वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वह उस व्यक्ति से उस लड़के के लिए पैरवी करती है। तो जो व्यक्ति था वह कविता को बताता है कि ठीक है, यदि आपको लड़का पसंद है और यदि आप अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करना चाहती है तो मैं कल ही उसके पास कॉल करके उससे बात करता हूँ और जब बात पक्की हो जाएगी तो तुम अपनी बेटी की एक फ़ोटो उनके पास व्हाट्सएप पर भेज देना। उसके बाद वे लोग तुम्हारी बेटी को पसंद कर लेंगे, फिर हम लोग मिलकर शादी विवाह का जो दिन तारीख होता है सब कुछ तय कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों जो कविता थी वो वहाँ से अपने घर चली आती है। फिर दोस्तों दूसरे दिन जो व्यक्ति था जो उस लड़के के बारे में कविता को बताया था, वह व्यक्ति उस दिल्ली वाले लड़के के घर पर फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद दोस्तों वह रेशमा के बारे में सब कुछ बताता है। उसके बाद जो लड़का वाले थे वे लोग रेशमा का एक फ़ोटो व्हाट्सएप पर मांगते हैं। तो जो व्यक्ति था वह रेशमा का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो व्हाट्सएप पर उनके पास भेज देता है। उसके बाद जो लड़का वाले थे वे लोग रेशमा को पसंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद वे लोग उस व्यक्ति को शादी का दिन तारीख तय करने के लिए बोलते हैं। तो जो व्यक्ति था वो रेशमा की माँ को अपने घर पर बुलाता है और जब रेशमा की माँ कविता उस व्यक्ति के घर पर आती है तो उसके सामने फ़ोन पर ही शादी विवाह का दिन तारीख तय हो जाता है। दोस्तों जो दिल्ली वाला लड़का था उसका नाम राजेश था। फिर उसके बाद जब शादी विवाह का दिन तारीख तय हो जाता है तो जो कविता थी वह खुशी के मारे उस व्यक्ति का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करती है। उसके बाद खुशी खुशी वो वहाँ से अपने घर चली आती है और जब घर आती है तो यह बात अपनी बेटी रेशमा को बताती है। और जब रेशमा अपने शादी के बारे में सुनती है तो दोस्तों वो खुशी के मारे उछलने कूदने लगती है। फिर दोस्तों जो रेशमा थी वह अपने होने वाले पति राजेश का भी एक व्हाट्सएप पर फोटो भेजा गया था, उस फोटो को देखती है और मन ही मन काफ़ी खुश हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो रेशमा की माँ कविता थी वह उसकी शादी की तैयारी में जुट जाती है। फिर इसी प्रकार से जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन जो राजेश था वो बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर कविता के घर पर आ जाता है। और दोस्तों जब घर पर आता है तो वह कविता की बेटी रेशमा का हाथ पीला करके उसे अपना दुल्हन बनाकर अपने साथ दिल्ली लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब रेशमा पहली बार दुल्हन बनकर अपने पति राजेश के साथ दिल्ली जाती है तो दोस्तों उसके साथ दिल्ली जाते ही वो दिल्ली के चकाचौंध रोशनी में खो जाती है। और दोस्तों इस कदर खो जाती है कि दोस्तों उसे अपनी माँ तक याद नहीं आती है। फिर दोस्तों उसके बाद रोशनी लगातार दिल्ली में अपने पति के साथ 3 साल तक रह जाती है। और दोस्तों उतने दिन रहने का नतीजा यह होता है कि दोस्तों जो रेशमा थी अब वो दिल्ली वाली बन चुकी थी और अब उसकी चाल ढाल एकदम बदल चुका था। हमेशा झाड़ झूर कर रहती थी और जीन्स पैंट पहनती थी। अब उसे दिल्ली का हवा लग चुका था और दिल्ली के रंग में ढल चुकी थी। फिर दोस्तों एक दिन अचानक से जब रेशमा अपने पति को लेकर अपने साथ मायके यानी कि अपनी माँ कविता के घर पर आती है तो दोस्तों कविता उसे देखकर पहचान नहीं पाती है, क्योंकि कविता इससे पहले रेशमा को सलवार और कुर्ता में देखी थी और अचानक से रेशमा अपनी माँ कविता को बिन बताए अपने पति के साथ जीन्स पैंट पहनकर घर पर चली आती है। जिसके बाद दोस्तों जो कविता थी वह पहचान नहीं पाती है। फिर उसके बाद जो रेशमा थी वह अपने ही माँ को अपना परिचय देती है, तब जाकर कविता अपनी बेटी रेशमा को पहचानती है। फिर उसके बाद जब उनकी जान पहचान हो जाता है तो रेशमा अपने पति के साथ ही अपने माँ के घर पर बहुत आराम से रहने लगती है। इसी तरह से दोस्तों अब रेशमा को अपने पति के साथ अपने माँ के घर पर रहते हुए जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन जो रेशमा थी वह किसी काम से घर से बाहर चली जाती है। तो जो रेशमा की माँ थी उसे मौका मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों रेशमा जब से मायके आई हुई थी तो दोस्तों वह साड़ी पहनना ही भूल चुकी थी। हमेशा गांव में जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनकर घूमती थी और कविता हमेशा रेशमा को जीन्स पैंट में ही देखती थी तो उसके अंदर भी जीन्स पैंट पहनने का लालसा होता था और वह सोचती थी कि काश मैं भी जीन्स पैंट पहनती तो मैं भी अपनी बेटी रेशमा की तरह दिखती, क्योंकि जो कविता थी वह भी बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद दोस्तों जब रेशमा घर से बाहर चली जाती है तो जो कविता थी वो मौका पाकर उसके कमरे में चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों उसका रखा हुआ जीन्स खुद पहन लेती है और पहनने के बाद दोस्तों वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगती है, यानी कि वो आईने में देखने लगती है कि जीन्स पैंट पहनने के बाद मैं कैसी दिख रही हूँ। फिर उसके बाद वो अपना सारा श्रृंगार कर लेती है और दोस्तों वहीं पर एक चारपाई रखा हुआ था जिस पर वो लेट जाती है। और दोस्तों जब वो लेटती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ जाता है तो वो गहरी नींद में सो जाती है। तब तक जो उसका दामाद राजेश था वह पता नहीं कहाँ से खाना खाने के लिए दोपहर के समय में घर पर चला आता है। और दोस्तों जब वो आता है तो कविता को जीन्स पैंट पहनकर सोए हुए देखकर तो वह समझता है कि वह उसकी पत्नी रेशमा ही है। फिर दोस्तों उसके बाद वह उसे हिलाने लगता है। तब तक दोस्तों जो कविता थी उसकी नींद खुल जाती है तो वह कहती है कि अरे दामाद जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो राजेश था वह कविता से कहता है कि देखिए सासू माँ, मुझे क्या पता
मैं सोचा कि मेरी पत्नी रेशमा सोई हुई है, क्योंकि आप तो कभी जीन्स पैंट पहनती नहीं है और रेशमा प्रतिदिन जीन्स पैंट पहनकर रहती है, जिसके कारण मैं समझ नहीं पाया कि आप हैं या रेशमा है। उसके बाद दोस्तों जो कविता थी, और जब वह थोड़ा सा हिला देता है तो उसे भी अच्छा लगने लगता है, जिसके बाद दोस्तों वो अपने दामाद राजेश का विरोध करना बंद कर देती है और दोस्तों उसके साथ आनंद लेने लगती है। उसके बाद दोस्तों दोनों सास दामाद अपना अपना ज़रूरत को पूरा करने लगते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद लगभग 1 घंटे तक वे लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, और जब दोनों का ज़रूरत पूरा हो जाता है तो वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब तक जो रेशमा थी वह घर पर चली आती है, और जब आती है तो वह अपनी माँ कविता से कहती है कि देखो ना माँ, आज मेरी पुरानी सहेली मिल चुकी थी, जिसके साथ मैं बातें करने लगी, और बातें करते करते वह मुझे अपने घर लेकर चली गई, जिसके चलते मुझे आने में देरी हो गई। इसके बाद जो कविता थी वह रेशमा को कहती है कि अरे बेटी, उससे क्या हो गया, मैं मानती हूँ कि वह तुम्हारी पुरानी सहेली थी, और पुरानी सहेली के नाते वह तुम्हें अपने घर बुलाकर लेकर चली गई, तो इसमें भला खराबी क्या है। उसके बाद दोस्तों शाम हो जाता है, और जब शाम हो जाता है तो जो कविता थी वह किचन घर में जाकर सभी लोगों के लिए खाना पीना पकाने लगती है। उसके बाद जब खाना पीना पका लेती है तो सभी लोग अपना अपना खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कविता अपना खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसे अपने दामाद के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं, जिसको सोच सोच कर वह काफ़ी व्याकुल हो जाती है, जिसके चलते उसे रहा नहीं जाता है। तो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो रेशमा थी वह उसके दामाद राजेश के साथ सोई हुई थी। फिर दोस्तों वह किसी तरह से अपना मन मार कर रह जाती है, और दोस्तों मौका का तलाश करने लगती है। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जब 2-4 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन फिर से जो कविता थी उसको मौका मिल जाता है अपने दामाद के साथ कार्यक्रम करने का, क्योंकि उस दिन भी जो रेशमा थी वह घर से बाहर घूमने के लिए गई हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो रेशमा थी वो मौका पाकर धीरे से अपने दामाद राजेश के कमरे में चली जाती है, और दोस्तों जब जाती है तो देखती है कि जो राजेश है वह दोपहर के समय में गहरी नींद में सोया हुआ है। तो दोस्तों वह उसके पास जाकर बैठ जाती है, और दोस्तों कुछ अजीब व गरीब हरकतें करने लगती है, जिसके बाद राजेश का नींद खुल जाता है। वह अपने सामने कविता को देखकर काफ़ी हैरान परेशान रह जाता है, और वह उससे कहता है कि अरे सासू माँ, आप मेरे कमरे में क्या करने के लिए आई हैं। तो जो कविता थी वो अपने दामाद राजेश से कहती है कि दामाद जी, बात कुछ ऐसा है कि जिस दिन से आप मेरे संपर्क में आए हैं और जब से मैं आपके साथ अपनी ज़रूरत को पूरा की हूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। चूँकि आप तो जानते हैं कि आपका जो ससुर जी है वह मुझे बहुत ही कम समय में विधवा बनाकर चले गए थे, जिसके चलते मेरी सारी ज़रूरत और इच्छाएं अभी अधूरा था, और अब मैं आपके साथ वह सभी इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जब उसका दामाद राजेश अपना सास कविता का इतना बात सुनता है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, और उसे समझाता है कि नहीं, यह उचित नहीं है, क्योंकि आप रिश्ते में मेरा सास लगती है, और जो सास और दामाद का रिश्ता होता है एक पवित्र रिश्ता होता है। आपको मेरे साथ यह सब काम नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उस दिन मुझसे गलती हुआ है, क्योंकि मैं समझ नहीं सका कि आप सोई है या रेशमा सोई है, जिसके चलते मुझसे गलती हो गया। लेकिन आप उस दिन की थोड़ी सी भूल का इतना बड़ा सज़ा मुझे मत दीजिए। लेकिन दोस्तों जो कविता थी वो अपने दामाद राजेश की एक बात नहीं सुनती है, और दोस्तों उसके साथ फिर से कार्यक्रम करने लगती है। तब तक दोस्तों उसी दरमियान जो उसकी बेटी रेशमा थी वह घर पर चली आती है, और दोस्तों जब आती है तो वह अपने माँ कविता को अपने पति राजेश के साथ कार्यक्रम करते हुए देख लेती है, जिसके बाद दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, और वह अपने माँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वह अपने माँ से कहती है कि अरे माँ, तू कैसी माँ है जो अपने ही सगे दामाद के साथ यह सब काम कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब कविता अपनी बेटी रेशमा का इतना बात सुनती है तो दोस्तों उसे शर्म के मारे उसकी सर झुक जाता है, और वह अपने बेटी से कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं सकी और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा पिता मुझे बहुत कम समय में छोड़कर चला गया, जिसके चलते मेरी सारी ज़रूरत और इच्छाएं अभी अधूरा था। और जब दामाद जी घर पर आए और जब गलती से वह मेरे साथ एक बार कार्यक्रम कर दिए, जिसके बाद से मुझे इनकी आदत पड़ चुका था। उसके बाद दोस्तों जब रेशमा
फिर से अपने पति के बारे में यह बात सुनती है और दोस्तों वह अपने पति राजेश से पूछने लगती है कि क्या राजेश जो माँ बोल रही है यह सच बोल रही है। तो जो राजेश था वह अपना धीरे से सर हिलाकर कहता है कि हाँ, जो तुम्हारी माँ बोल रही है यह बिल्कुल सच बोल रही है, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो चुका था। जिस दिन तुम घर से बाहर घूमने के लिए गई थी तो तुम्हारी माँ उस दिन जीन्स पैंट पहनकर घर में लेटी हुई थी, तो मैं सोचा कि शायद तुम सोई हो, जिसके बाद मैं तुम्हें समझकर तुम्हारी माँ के साथ ही कार्यक्रम करने लगा। तब से तुम्हारी माँ को मेरा आदत पड़ चुका था और आज तुम फिर से जब घर से बाहर घूमने गई तो तुम्हारी माँ मेरे पास आकर जिद करने लगी। मैं तो इसे पहले समझाया लेकिन यह मानी नहीं, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब रेशमा उन दोनों की इतना दलीलें सुनती है तो दोस्तों वह समझ जाती है कि जो कुछ भी हुआ है यह सब गलतफहमी में हुआ है और यह घर का बात है। यदि घर में रहेगा तो अच्छा होगा, यदि घर से बाहर जाएगा तो जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं न जाने वे लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। फिर यही सोचकर जो रेशमा थी वह उन दोनों को माफ़ कर देती है और दोस्तों माफ़ करने के बाद दूसरे दिन ही रेशमा अपने पति राजेश को लेकर अपने साथ दिल्ली चली जाती है। उसके बाद फिर से जो कविता थी वह घर पर अकेले हो जाती है और जो अपना वह काम करती थी भेड़ बकरियों को चराने का वह अपना चराती है। दोस्तों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, केवल यह कहानी में लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बताया हूँ ताकि लोगों को इस कहानी के घटनाक्रम के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों मेरा कहना है कि ऐसा काम किसी के साथ हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वे रिश्ते बहुत ही अटूट होते हैं और बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। इसलिए जानबूझकर इन रिश्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।